हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर गोल्स। दिस इज कमलेश महतो और आज हम एक खास वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम किसी हिंदी की कक्षा या मनोविज्ञान की कक्षा के बारे में बात नहीं करेंगे। जनरली मैं उन कक्षाओं में आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। आज की कक्षा उन सभी जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है जो उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं। साथ ही जैसे आप अगर मेरा थंबनेल देख पा रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैं वो करता हूँ। हाँ, आप बहुत बार सुने होंगे यूजीसी नेट जेआरएफ, जैसे कि मैंने भी अपना टैग में लिखा होगा, देखिए देखेंगे कमलेश सर नेट जेआरएफ, है ना। तो एक बहुत उत्सुकता रहती है। बहुत से ऐसे प्रश्न भी मेरे समक्ष आए कि आखिर ये यूजीसी नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है और इसकी क्या लाभ है, ये कौन सी परीक्षा है और ये कौन सी बला है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पूरी प्रक्रिया से गुजरा हूँ और मुझे थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी उस परीक्षा के बारे में जागरूक हों। और यदि आप उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं, आप विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर बनने की इच्छुक हैं, यदि आप शोध अर्थात रिसर्च इन सबों में आप रुचि रखते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आप आज का यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक चीज़ और, फिलहाल ही मुझे लगता है 21 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जिसमें वो जेट ले रहा है। दैट इज क्वाइट सिमिलर टू नेट, है ना। जब कोई नेट के समकक्ष कोई राज्य अपनी परीक्षा लेते हैं तो उसको जेट कहते हैं। वो क्या है उसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा जब इसकी बात करूंगा तो कर दूंगा, है ना। लेकिन हम पहले ये समझ लेते हैं कि दरअसल ये नेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, ये सब चीज़ें क्या हैं और इनकी सिलेबस क्या होती हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इनके कब फॉर्म आते हैं, इसके बाद इसका सिलेबस क्या है, इसके साथ इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर आप नेट जेआरएफ होते हैं तो उसके बाद आपको कौन कौन से लाभ होंगे, है ना। तो एक छोटी सी आपको भूमिका, उसके बाद आप शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। और यदि आप स्टडी फॉर गोल्स नए हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम लोग अक्सर आते हैं। और झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए तो हम लोग हैं ही प्रतिबद्ध, है ना। तो सबसे पहले आप इन कुछ जो टर्म्स मैंने लिख रखे हैं इनके बारे में जानिए और इनके फुल फॉर्म भी मैंने लिख रखे हैं, है ना। सबसे पहले आप जानिए यूजीसी। यूजीसी क्या है? एक सेकेंड, ये भी आप सुन रखे होंगे। दरअसल एक चीज़ और मैं बता दूं, इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मोटिवेशन यह है कि मैंने लगभग 2 यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हूँ। एक मतलब कही कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कौन होते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जहाँ समझिए कि जो विश्वविद्यालयों का पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास होती है, राष्ट्रपति उसके हेड होते हैं। और वहाँ की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हैं, वहाँ जो कुल मिला के जो वहाँ की एजुकेशनल एटमॉस्फेयर कहेंगे आप, तो बहुत बेहतर होता है बाकी विश्वविद्यालयों से, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो उन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के पश्चात मैं यह अनुभव कर पाया कि खास करके जो झारखंड के बच्चे हैं उन सबों का उच्च शिक्षा के प्रति बहुत कम रुझान है। और मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है वो भी हायर एजुकेशन है। और मैंने बहुत सारे ऐसे डेटा पाया जिसमें यह देखा कि आप जो पीएचडी करने वालों की संख्या है झारखंड में, वो लगभग पर साल बहुत जो इनरोल होते हैं वो 2000 के करीब हैं। आप समझ सकते हैं कि लगभग 3.5 करोड़ 4 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में बहुत कम उच्च शिक्षा के प्रति रुझान दिखता है ना। और उच्च शिक्षा के प्रति अगर आपकी रुझान नहीं है, आप उधर नहीं जा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, कंसर्न है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं रहेगा और आप बहुत से मुद्दों को उठा भी नहीं पाएंगे ना, और आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। उच्च शिक्षा ही तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोलते हैं और आपको एक हायर लेवल की थिंकिंग देती है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उसकी एक पृष्ठभूमि से और उसके कुछ मूलभूत जो शब्द हैं, है ना, उसके जरिए हम लोग इस पूरी परीक्षा को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यूजीसी, ये शब्द आपने सुना होगा। यूजीसी इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको हिंदी में कहेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यह क्या है? यह समझिए कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार के अंदर जो आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना। आप एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाता है, पहले यह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहलाता था। नई शिक्षा नीति के तहत अब केवल एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गया है।
तो उसके अंडर काम करता है, लेकिन एक ऑटोनॉमस बॉडी है। यह ऑटोनॉमस बॉडी क्या करती है, भारत में जितनी भी उच्च शिक्षा के लिए संस्थान है, यूनिवर्सिटीज़ है, उसको ग्रांट देती है। ग्रांट इज़ व्हाट? ग्रांट मीन्स वो उनको पैसे देते हैं, फंड देते हैं उनकी बिल्डिंग्स के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके रिसर्च के लिए, फैकल्टीज़ के लिए, और बहुत सारे जितने भी एक यूनिवर्सिटीज़ में कह सकते हैं कि बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सबों के लिए स्कॉलरशिप जो मिलता है, वो सब स्कॉलरशिप वगैरह उच्च शिक्षा के लिए यही जो बॉडी है आपको प्रोवाइड कराती है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज यूजीसी। ये आप बात समझ में आ गई होगी। ये क्या है, स्वायत्त बॉडी है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। अगर थोड़ी बहुत आप इसको और जानना चाहें तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1956। ओके, ये बात हो गई। अब आगे देखिए, ये नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का हिंदी शब्द हो गया राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। अब ये पात्रता परीक्षा देखिए, यही हमारा टारगेट है और मेन इसी के नाम से जनरली लोग जानते हैं। नेट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। यह समझिए एनटीए, हाँ एनटीए बाद में बताएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो फंड प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज़ को, है ना। और क्या है कि एक परीक्षा होती है नेट की। ये परीक्षा क्या है? नेट परीक्षा होती है आपका जितने भी भारत में प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबों में जो 12th के बाद के शिक्षक जो बनते हैं, है ना, कॉलेजेज में, जिनको हम प्रोफेसर के नाम से जानते हैं, उनकी नियुक्तियों के लिए यह एक न्यूनतम योग्यता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब जो यूजीसी के गाइडलाइंस है उसके थ्रू, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो भारत के जितने भी कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबों में किसी को अगर प्रोफेसर बनना है, शिक्षक बनना है, तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात नेट आपको पास करना पड़ेगा। इसी के वो में इक्विवेलेंट नहीं, मतलब इसके रेफरेंस में एक चीज़ बताता हूँ। आपने सीटेट सुना होगा, है ना। सीटेट क्या है? यह सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यह क्या होता है? यह जब आप 6 to 8 और 1 to 5 में जो टीचर्स बनते हैं उसके लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीबीएसई कंडक्ट कराती है ना, वो होता है। वो आप कह सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन में जो शिक्षक बनते हैं उनके लिए पात्रता परीक्षा जरूरी होता है। आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाने जाएंगे तो ये परीक्षा का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपको लोग इंटरटेन करते हैं, आप उसमें पढ़ा सकते हैं। ये बात हुई, ठीक है। उसी तरीके से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आप विश्वविद्यालय में और कॉलेजेज में आप क्या करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम योग्यता है। पहले क्या था कि पीएचडी था, लेकिन रिसेंट जो गाइडलाइंस है उसके थ्रू नेट आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी, चाहे सरकारी या गवर्नमेंट, सरकारी या प्राइवेट, ठीक, ये बात होगी। आप उसी के कंटिन्यूएशन में एक शब्द आ रहा है आपके पास, जीआरएफ। इसके हालांकि मैं नीचे सॉरी क्या है कि मैंने इसके लिए एक और स्लाइड ले रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें मैं इंट्रो कर दूं कि जीआरएफ क्या है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यह नेट की परीक्षा ही होती है। उसमें क्या है कि जो लोग थोड़ा टॉप रैंकर्स होते हैं, है ना, वो टॉप रैंकर्स में से में ही कुछ लोगों को जो जीआरएफ कंसिडर किया जाता है, प्राय मेरे ख्याल से 1% आसपास जो होते हैं उन सबों को जीआरएफ दिया जाता है। जीआरएफ क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आपको जब आप पीएचडी में इनरोल होते हैं इस परीक्षा के पास के करने के उपरांत, तब आपको सरकार फेलोशिप देती है। वो फेलोशिप कितनी होती है? लगभग अभी जो बढ़ा हुआ है उसमें 37,000 के आसपास, उसके अलावा एक आपके 37,000 के अतिरिक्त आपको अभी मेरे ख्याल से सब राज्यों के और उनके शहरों के मुताबिक उसका एचआरए बढ़ता है, एचआरए अलग अलग होता है। तो ये समझ लीजिए कि 37,000 प्लस एचआरए, तो ये फेलोशिप आपको पीएचडी के लिए देती है, तो उसको जीआरएफ कहते हैं। बस इतना समझिए कि नेट की ही एग्जाम में जो लोग टॉपर्स होते हैं दैट दे गोट द जीआरएफ, ओके, उनको जीआरएफ मिलता है। एनटीए क्या है? एनटीए वही बॉडी है जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, नेट के एग्जाम्स को, है ना। नेट के एग्जाम्स को ये कंडक्ट कराने वाली बॉडी जो है उसको हम एनटीए कह रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये 2018 से ये काम कर रही है, उससे पहले यूजीसी ही कराती थी, है ना। ये बात हो गई। तो एनटीए क्या हुआ? वह बॉडी है जो एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी तैयारियां करनी होती हैं वो सब के लिए इंतजाम कराती है ना। तो ये हो गया एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप देखिए इसी से मिलता जुलता एक शब्द और चलता है, CSIR नेट कहते हैं इसको।
ये CSIR नेट क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यह कोई अलग चीज़ नहीं है। जैसे आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हो गए हैं, है ना, आर्ट्स के जो हो गए सब्जेक्ट उनको हम NTA नेट कह देते हैं, और जो साइंसेस के सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या जूलॉजी, इन सब जो सब्जेक्ट होते हैं उसको CSIR नेट कहते हैं। बस इतना सा अंतर है CSIR नेट और NTA नेट में, ठीक है। NTA नेट फॉर आर्ट सब्जेक्ट्स एंड CSIR नेट फॉर द साइंस सब्जेक्ट्स, इतना है अंतर। मेरे ख्याल से यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसमें कुछ बिंदु होंगे, देखिए कि आखिर इसमें क्या है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट अथवा NTA UGC नेट, इसको या तो नेट कह देते हैं या NTA नेट कहते हैं ना। तो यह क्या है? एक पात्रता परीक्षा। ध्यान रखिए, कोई नौकरी नहीं है। दिस इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी विच गिव्स यू ए काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी थ्रू विच यू कैन teach in universities and colleges of India, okay, that is all। तो बस एक पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी है, दैट इज नॉट अ नौकरी, ओके। ठीक, आगे बढ़। देखिए, यह परीक्षा भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु की जाती है। ये बात हम लोगों ने पहले देखा। उसके बाद यह परीक्षा वर्ष में 2 बार जून तथा दिसंबर में आयोजित की जाती है। ये बात मेरे ख्याल से जानने योग्य है कि यह परीक्षा वर्ष में 2 बार कंडक्ट की जाती है। एक जून का सेशन होता है, एक दिसंबर का सेशन होता है ना। 2 बार में से में आप मतलब साल में 2 बार आप इसके लिए बैठ सकते हैं। जो लोग इसकी योग्यता भी मतलब वो बताएंगे कि आखिर इसका एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। JRF वाला मैंने लगभग समझा ही दिया था, लेकिन थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। JRF जैसे मैंने बताया, यह है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और इसमें आपको जो बेनिफिट्स मिलता है वह यह है कि जो नया फिलहाल मेरे ख्याल से 2023 के अकॉर्डिंग UGC ने इसका जो है फेलोशिप, इसका फेलोशिप लगभग कर दिया है। लगभग नहीं, मैं पूरे बता देता हूँ। मैं ऑलरेडी JRF स्टूडेंट हूँ और मैं फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिसर्च का काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है। तो 37,000 आपको फेलोशिप मिलता है, प्लस HRA के अमाउंट नहीं बताए जा सकते, दैट वेरीज एज पर द सिटीज़, है ना। सिटीज़ के अकॉर्डिंग उनका HRA बढ़ता है। जैसे रांची का मेरे ख्याल से 6,660 रुपया है, ओके। तो ये समझ लीजिए। उसके बाद दिल्ली वगैरह का 9,000 आसपास है। बाकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके अलग होंगे, चूँकि वहाँ जो HRA का मतलब होम रेंट अलाउंसेस हुआ। तो शहर हैं जिनकी रेंट अलग अलग वेरी करती है ना, तो उस हिसाब से ये घटता बढ़ता है। ये बात हो गई। तो 37,000, हाँ, ये 37,000 आपको मिलता है फेलोशिप, ठीक है। ये बात हो गई जूनियर रिसर्च फेलोशिप, या नेट में ही जो लोग टॉपर्स होते हैं, जो शीर्ष रैंकर होते हैं, उनको दिया जाता है। इसमें और कुछ खास बात नहीं है। देख लीजिए अब एलिजिबिलिटी, ये एक महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिए। एलिजिबिलिटी क्या है इसका, ये हम लोग देखेंगे, है ना, कि ये एलिजिबिलिटी हमारे लिए क्या है, कौन दे सकता है इस परीक्षा को, है ना। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। उच्च शिक्षा है, जैसे मैंने कहा, हायर एजुकेशन की बात है, तो उसमें वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने किसी भी विषय में मास्टर किया हो। अब किसी भी विषय में कह रहा हूँ, इसका मतलब ये समझिए कि NTA ने या UGC ने, समझिए UGC ने 83 सब्जेक्ट्स में अभी परीक्षा ले रही है। 83 सब्जेक्ट्स का उसके पास लिस्ट है। अगर आप चाहें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भेज दूँ। हालांकि आप अगर UGC नेट NTA या फिर UGC के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको उन सब्जेक्ट्स का लिस्ट मिल जाएगा, है ना। तो UGC फिलहाल 83 सब्जेक्ट्स, 83 सब्जेक्ट्स में परीक्षाएं लेती है नेट के लिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर इन 83 में से में किसी एक में मास्टर किया हो, या किसी भी विषय में 2 में ये कर सकता है, किसी में मास्टर किया हो, तो दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर NTA नेट और CSIR नेट, ओके, ठीक है। तो किसी भी विषय में परास्नातक अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर, इसी को भी मास्टर कहते हैं, ओके, MA या फिर इसको MSc, जो भी कह लीजिए, MSc कह लीजिए या फिर MCOM कह लीजिए, है ना, जो भी किया हो वह भर सकता है। एक चीज़ इसमें और बताने वाली है कि आप कब भर सकते हैं। जैसे मास्टर तो मैंने कह दिया कि आप पेयरिंग में भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। NTA ने सीधे सीधे लिखा है कि यदि आप
जिस दिन नेट की परीक्षा, जिस दिन आपका वो आ गया नेट का रिजल्ट, उसके 2 वर्ष बाद आपका मास्टर हो जाना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर 2 साल बाद आपने मास्टर उस विषय में प्राप्त कर लिया तो, और आप अगर पहले सेमेस्टर में ही किसी मास्टर के जो भी आपका विषय उस विषय में आपने अगर नेट पास कर लिया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबिलिटी। ओके, तो इतनी सी बात है। ठीक, तो किसी भी विषय के आप पहले सेमेस्टर से, पहले साल से आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, और इसकी एलिजिबिलिटी ले सकते हैं, लेकिन उसका शर्त यह है कि 2 साल के अंतर्गत आपके पास उस विषय विशेष में आपकी क्या होनी चाहिए, वो डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात होगी। एक बात यहाँ पर देखिए, न्यूनतम दिख नहीं रहा है, हाँ, न्यूनतम 55% सामान्य वर्ग तथा 50% आरक्षित वर्ग के लिए उस विषय विशेष में अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप मास्टर जिस विषय में कर रहे हैं तो उसमें अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 55% अंक होना चाहिए मास्टर में। उसके अलावा 50% आरक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग का मतलब क्या है, ओबीसी, एसटी, हाँ, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, इन सबों के लिए, या फिर आप थर्ड जेंडर हैं, इन सबों के लिए आपको इतना 50% आपका उस विषय विशेष में मास्टर में आपका अंक होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ देखिए, जब आप परीक्षा में बैठेंगे है ना, तो उस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। इस अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे नीचे, है ना, लेकिन उससे पहले चूंकि एलिजिबिलिटी की बात हो रही है अभी, तो दोनों पेपर मिला के, जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं आपके सेकंड पेपर में जो आपका विषय का है, और एक पेपर कॉमन होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, तो दोनों में मिला के आपके 40% अंक आना ही चाहिए। तब आप उस रेस में रहेंगे, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप उस रेस में रहेंगे कि आपका नेट हो जाए या जेआरएफ हो जाए, मिनिमम 40%। और अब इसको इस तरीके समझिए, अगर किसी विषय में लोग परीक्षा दे रहे हैं, है ना, मान के चलिए इंग्लिश का सब्जेक्ट है किसी का, इंग्लिश में किसी ने इंग्लिश में लोग बैठे परीक्षा देने, तो किसी ने अगर 40%, ऐसा कभी होगा नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल, कि अगर किसी ने भी 40% नहीं पार किया तो कोई भी उसमें नेट या जेआरएफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी यूजीसी ने वो निर्धारित किया है उसको आपने पार नहीं किया। ओके, इसलिए 40% लाना अनिवार्य है, उसके बाद आप रेस में रहेंगे। ये बात हुई, जैसे क्वालिफाइंग जैसा होता है ना वो। जेआरएफ के लिए सामान्य वर्ग का देखिए उम्र सीमा की, इसमें उम्र सीमा का कोई निर्धारण नहीं है, नेट के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, ये जान लीजिए, नेट के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन जेआरएफ आपको कब तक मिलेगा? जेआरएफ के लिए उम्र सीमा है भाई, सामान्य वर्ग का अगर है व्यक्ति तो वो 32 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। 32 साल से अगर आप अधिक उम्र हो गया तो आप नेट के लिए एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जेआरएफ नहीं हो सकता। आप जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म आप नेट ओनली के लिए भरेंगे, और अगर आपके पास उम्र है 32 से नीचे का जनरल कैटेगरी में तो आप जेआरएफ एंड नेट बोथ के लिए करेंगे। ठीक, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 35 वर्ष आपके लिए उम्र सीमा की छूट मिलेगी, मतलब 3 साल का आपको उम्र सीमा का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये बात होगी। जेआरएफ वाला बात समझ में आया कि 35 वर्ष से अधिक हो गया किसी व्यक्ति का रिजर्व कैटेगरी में तो वो जेआरएफ उसको नहीं मिलेगा, वो नेट ही क्वालिफाई कर पाएगा। अगर उसके पास अंक भी आ जाएंगे तो भी वो नेट ही कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज हिज एज इज क्रॉस्ड। ओके, तो ये बात हो गई। इतना मुझे लगता है जेआरएफ वाला बात समझ में आ गई। हाँ, अगर ना कुछ आए तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं और डिटेल में बता पाऊँ। ठीक, हाँ, आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से सिलेबस और पैटर्न पर बात होगी, है ना। सिलेबस, इसमें पैटर्न नहीं है क्या? पैटर्न और सिलेबस दोनों था। हाँ हाँ, सिलेबस, इस परीक्षा में 2 पत्र होते हैं। इसके ऊपर नीचे कर दिया इन लोगों ने लग रहा है। हाँ, ये वाला पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसको बताएंगे। देखिए, सिलेबस एंड पैटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इस परीक्षा में 2 पत्र होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं, है ना। और दोनों पेपर ऐसा नहीं कि अलग अलग होते हैं, एक ही बार में 3 घंटे में हो जाते हैं। तो इस परीक्षा में 2 पत्र होते हैं। पेपर 1 जिसको सामान्य पत्र कहते हैं, मतलब कि जितने भी 83 जो सब्जेक्ट हैं वो सबके लिए एक जैसा पेपर होगा, मतलब सब उसके सिलेबस एक है, क्वेश्चन एक जैसा नहीं होते हैं, सबका अलग अलग होता है, लेकिन सिलेबस एक है उन 83 जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए, जो बैठेंगे उनके लिए। हाँ, इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं
और सब क्वेश्चन का जो वेटेज है वह 2 नंबर का है। इस तरीके से आप देखेंगे तो पेपर 1 का जो वैल्यू हो गया वो 100 मार्क्स का हो गया है ना, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ओके, और पेपर 2 जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक इसमें पूछेगा क्वेश्चंस है ना, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं है ना, 100 क्वेश्चन और वो भी 2-2 नंबर के। तो इस तरह से इसके जो टोटल मार्क्स हो गए वो कितने हो गए, 200 नंबर के। ठीक है, तो 200 नंबर का हो गया आपका पेपर 2, दैट इज योर ओन सब्जेक्ट इन विच यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स। ओके, जिस विषय में आपने मास्टर करी है उसमें आपका उससे संबंधित आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला पेपर है उसमें भी 10 यूनिट होते हैं, मतलब आपका जो कंटेंट है वो 10 यूनिट में विभाजित है, डिवाइडेड है। ओके, और जो दूसरा पेपर है आपका सब्जेक्ट है वो भी 10 यूनिट में विभाजित है, डिवाइडेड है ना। तो उन 10 यूनिट से जनरली क्या होता है कि जो पहला आपका पेपर है उसमें 10 यूनिट है तो प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो दूसरा यूनिट है कई बार वेरी भी करता है, दैट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपको 5 ही क्वेश्चन पूछे जाए। समटाइम्स इट हैपेंस दैट मोर देन 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम अ सिंगल यूनिट। ओके, इट हैपेंस सिमिलरली टू द सेकेंड पेपर ऑल्सो। जैसे मैं दिया था अपना पेपर एजुकेशन में, तो उस समय ऐसा हुआ कि एक हम लोगों का पेपर यूनिट है करिकुलम का, उससे क्वेश्चन बहुत कम, 1-2 क्वेश्चन पूछे गए और इंक्लूसिव एजुकेशन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। तो इट हैपन्स। ओके, तो लेकिन ऐसा है उसमें लिखा रहता है कि ईच यूनिट कैरीज 10 मार्क्स 5 मार्क्स। जैसे पहला हुआ तो उसमें 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज ऑल। कुल प्रश्नों की संख्या आपका कितना होगा, 150, और आप इसको 2 से गुना कर देंगे तो आपके पास हो जाएंगे 300। तो 300 अंकों का कुल हो गया परीक्षा। दोनों पत्र में 10-10 यूनिट करके आपका जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है। ये बात हो गई। परीक्षा की जो अवधि है, जो समय है आपको कुल मिला के, एक ही पहले इसका 2018 से पहले ये 3 पेपर हुआ करते थे है ना, तो उसके बारे में आप मत जानिए। अब क्या है कि एक ही बार आप बैठेंगे लगातार 3 घंटे और आपको हो जाएगी। और ये परीक्षा का मोड क्या है, सीबीटी होता है, इसमें लिखना भूलिए, कंप्यूटर बैच टेस्ट होता है इसमें है ना। तो ये बात हो गई, 3 घंटे की होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग होता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर बता दूँ, मैंने 2 बार इस परीक्षा में अपने आप को जांचा है, परखा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट ही हुआ था केवल, एंड इन द सेकेंड अटेम्प्ट आई क्वालिफाइड माई JRF, ओके, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो मेरा जो अनुभव कहता है कि यह एग्ज़ाम उतना आसान नहीं है। अगर आप में से में जो कोई वीडियो देखेंगे यार, अगर उसमें आपने अपीयर करें हैं तो आपको पता चलेगा कि इस परीक्षा के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी ऐसा नहीं पूछता कि भाई हाँ भारत की राजधानी कहाँ है, इस तरीके से 4 ऑप्शंस हो जाएंगे। इसके ऑप्शंस बहुत उलझाऊ होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं है ना, और कई तरीके से मैचिंग टाइप, सीक्वेंसिंग टाइप और क्रोनिकल ऑर्डर में कई बार वो पूछा जाता है, या फिर ABCD BCD इनमें से में कोई नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं पैराग्राफ में, जैसे UPSC में कि PT वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के थोड़ा सा उलझाऊ होते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने समय दिया है, तो दैट इज़ नॉट हार्ड नट टू क्रैक। ओके, आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन हाँ इसके लिए ठीक ठाक समय देना पड़ता है। यदि आपने मास्टर और ग्रेजुएशन अपने विषय से किया है, सही से किया है, तो आप जो मैंने सिलेबस बता रहा हूँ पेपर 2 का, पेपर 1 का तो मैंने लिख रखा है क्योंकि वो कॉमन होता है, लेकिन पेपर 2 का बताना मुश्किल है क्योंकि 83 सब्जेक्ट हैं, सबके अलग अलग होते हैं है ना। अगर बताना भी चाहूँ तो मैं अपना बता सकता हूँ, सबका कैसे पता। तो पेपर 2 का सिलेबस अपन विषय के अनुसार देख लेंगे आराम से। आप अगर ऐसे गूगल में भी करेंगे तो आपको अपने सिलेबस मिल जाएगा, NTA नेट इंग्लिश का सिलेबस या फिर ज्योग्राफी का सिलेबस, किसका भी डाल दीजिए मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई कॉमन पेपर जो होता है उसको देख लेंगे। तो यहाँ जो बात ध्यान रखने वाली थी वो देख लिए, 300 अंक का 150 क्वेश्चन, 10-10 यूनिट में आपका क्वेश्चन डिवाइडेड होता है, 3 घंटे की इसकी परीक्षा होती है, नो नेगेटिव मार्किंग है, ये आप रखेंगे ध्यान, नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक, नो नेगेटिव मार्किंग, ये इंपॉर्टेंट। ठीक, आप देखिए आगे। हाँ देखिए, अब पहला जो पेपर है उसमें क्या सिलेबस है। इस परीक्षा में 2 पत्र होते हैं और पहला पेपर जो होता है दैट इज कॉमन पेपर फॉर ऑल। वह पेपर में आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड एक यूनिट हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, DI जिसको कहते हैं ना, आप लोग जानते हैं, जिसमें कुछ थोड़ा डेटा इधर उधर करना होता है। जिन लोगों का मैथ है उसके लिए बड़ा आसान होता है। इसके बाद एक होता है ICT,
है ना। ICT आपने सुना होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का पेपर होता है, क्योंकि आप दुनिया आप जहाँ है कोरोना के बाद से जिस मुकाम पर आप जान रहे हैं, ICT इज क्रूशियल पार्ट ऑफ आर teaching learning process, and not only teaching learning process but in every walk of life ICT, the importance of ICT cannot be ignored. Okay, तो ICT आपका एक यूनिट है, इसमें आपको कंप्यूटर के जनरेशन्स और इससे रिलेटेड बहुत थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछते हैं, मूक वगैरह है ना, इसमें पूछा जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग इसमें पूछता है, किसी भी एग्जाम के में जिस तरीके से रहता है, तो इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग रहता है, लॉजिकल रीजनिंग रहता है, जिसमें कि जो इंडियन लॉजिक सिस्टम है उन सबों की बात की जाती है, जो इंडियन फिलोसफीज में जिस तरीके के परमाणु की बात की है उसमें जो जिस तरीके लॉजिक की बात की है ना, जो षष्ठ दर्शन है उनमें जिस तरीके लॉजिक की बात की है उसकी बात है। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, चूँकि मैं मानता हूँ कि अगर आप, चूँकि क्या है ये परीक्षा सीधे सीधे आप पास करने के बाद आप PhD में इनरोल होंगे, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आपको रिसर्च आपका केंद्र में है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। आप अगर ये पेपर तो है आपका कॉमन, उसमें भी आपका जो मेन पेपर होगा, आपका जो सेकंड पेपर होगा, उसमें भी आपको रिसर्च ठीक ठाक पढ़ना होगा उस सब्जेक्ट से ओरिएंटेड। हाँ, उसमें जिस तरीके के रिसर्चेस हो रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक रहता है 5 नंबर का। हायर एजुकेशन, चूँकि हायर एजुकेशन का पूरा मसला है, तो आप हायर एजुकेशन के जो संस्थाएं हैं उनसे संबंधित जितने भी नई नई योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो उनकी एक बुनियादी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके को टेस्ट किया जाता है हायर एजुकेशन से संबंधित। इसमें NEP वगैरह का ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर डे टू डे लाइफ, है ना। तो आप कम्युनिकेशन किस प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, है ना, और इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, आप संप्रेषण जिसको कहते हैं, तो उससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट रहता है इसमें। और एक होता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, है ना, ये एक यूनिट रहता है। तो दैट इज कॉमन फॉर ऑल, है ना, सभी सब्जेक्ट के लिए होता है। तो ये होगा पेपर 1 के सिलेबस, दैट इज कॉमन फॉर ऑल। अब ये तो बात कर लिए हैं, अब देख लेते हैं इसमें अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ बता सकता हूँ, क्योंकि जब फेलोशिप वाली बात कर रहे थे, कहाँ गया JRF वाला, तो एक चीज़ देखिए, जैसे JRF वालों को तो क्या है कि मैंने 37,000 और HRA उसको मिलता है, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। नेट वालों का क्या उनको भी फेलोशिप मिलता है? तो मैं कहूँगा हाँ भी और नहीं भी। क्यों, उसको बताता हूँ। जो नेट हैं उनको भी फेलोशिप मिलती है, लेकिन कब? जैसे अभी झारखंड सरकार ने ये अनाउंस करा है कि जो झारखंड से, जैसे मैंने कहा ना कि झारखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया गया कि झारखंड से जो PhD करेगा या उच्च शिक्षा में जाएगा उनको 25,000 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी, ताकि उसको शिक्षा प्राप्त करने में किसी तरह की तकलीफ ना हो। और अभी उसकी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें यह बताया गया है कि अब वो जो जेट लेगी, है ना, उसका भी है। मैं अगर मुझे लगता है मैं आज ही चाह रहा था कि उसके आपके साथ एक्सप्लेन कर दें कि कौन ले सकते हैं। तो मैं लगभग जो ये बता रहा हूँ वही सिलेबस है उसका भी, और उसमें 43 सब्जेक्ट्स का उसमें दिया गया है, पूरा जो ब्रोशर है उसमें। तो 43 सब्जेक्ट से रिलेटेड वो जेट लेने की बात कही है। और क्यों? झारखंड में जितने भी उच्च शिक्षा से संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों के लिए सरकार जेट लेगी, और उसमें नेट और ये क्यों? क्योंकि झारखंड के लोगों को भी यहाँ मिल जाएगा। नेट वाले तो आएंगे, JRF वाले को तो ऑलरेडी उसमें वो एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है, तो उससे आप उन सबों को रोक नहीं सकेंगे। लेकिन जेट के जरिए क्या होगा, एक जो यहाँ के लोग हैं उनको भी क्या है, एक मौका मिल जाएगा, उनको अवसर मिल जाएगा वो पात्रता पास करने के लिए, है ना। और न केवल वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बल्कि PhD के में प्रवेश के लिए भी उस परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा अकॉर्डिंग टू झारखंड सरकार। ये बात लिखी गई है उस पूरे ब्रोशर में, है ना। ये बात हो गई। जो नेट है, ये बात मैं बता रहा हूँ, जो नेट है, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो PhD करेंगे उनको अभी सरकार 8,000 रुपये फेलोशिप देती है, नेट वालों को भी। लेकिन राज्य की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नहीं देती है, ठीक है। तो उनको फेलोशिप मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो दोज हु वांट्स टू pursue their research, they must have JRF, so that you can pursue your research in a smoother way, है ना।
अगर आपके पास JRF होगा तो मज़ा आएगा, उसमें किसी तरह के इकोनॉमिकल हिंड्रेंसेस नहीं होंगे, आप आराम से उसमें कर सकते हैं ना। तो नेट केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इफ़ यू हैव enroll in any central universities of India, you can avail 8,000 rupees per month, okay, to pursue your PhD सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं हालांकि एक और वीडियो चाह रहा हूं कि आपको, चूँकि अब जैसे झारखंड सरकार कंसर्न हो रही कि उस शिक्षा में लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया जाए, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इसके साथ साथ चला जाए और मैं भी बताऊँ कि कैसे आप उच्च शिक्षा के लिए अपने दरवाजे खोल सकते हैं। और झारखंड के लोगों में देखता हूँ कि बस यहीं बगल में SS कॉलेज, मेमोरियल कॉलेज, कौन कौन कॉलेज है, इन सबों में जाते हैं। और मैं देखिए, मैं कोई बहुत अपनी बड़ाई या फिर वो नहीं करूँगा, लेकिन रांची में अगर थोड़ा मोड़ा JBR को छोड़ दीजिए, उर्सुलाइन को छोड़ दीजिए, उर्सुलाइन वगैरह भी स्कूल लेवल का ही हो गया, लेकिन उच्च शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है। लगभग मैंने यहाँ देखा है बहुत ठीक नहीं है। आप अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप नेट JRF या इन सब परीक्षाओं के लिए पास करें। उस लेवल की आपकी पढ़ाई ही नहीं है, और जहाँ आप नेट की एक प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आपको हवा नहीं लगेगा, है ना। तो जो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कम से कम ठीक ठाक है वहाँ का माहौल। आप BHU, DU, JNU इन सबों में चले जाए, या फिर जामिया वगैरह में चले जाए, उन सब यूनिवर्सिटीज़ में ठीक ठाक लेवल है। तो और इसके अतिरिक्त भारत में लगभग, मैं फ़िलहाल का डेटा बताऊं तो देयर आर 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन लगभग हर राज्य में एक तो है ही। झारखंड में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है ही, जो कि अब चेड़ीमा नातू कांकी रिंग रोड के पास है। ये आप जानते होंगे, कि ये भी नहीं जानते तो जान लीजिए। 56 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे भारत में, झारखंड में एक है, बाकी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सबों में 6-7, उन सबों में ज़्यादा है ना। तो जो व्यक्ति नेट ही है और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से PhD कर रहा है तो उसको 8,000 रुपये सरकार पर मंथ फेलोशिप देती है, ये ध्यान रखिएगा बस। बाकी राज्य यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती। झारखंड सरकार ने अनाउंस करा है कि जो भी PhD में जाएगा उनको 25,000 रुपये दिया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो दैट इज़ क्वाइट कमेंडेबल, दैट इज़ क्वाइट अप्रिसिएबल, है ना, अच्छी बात है। तो इतनी सी बात है, नेट के बाद भी आपको मिल सकता है फेलोशिप। हाँ, अब मैं इतना जो गाथा सुना रहा हूँ इसका क्या मतलब है, अब क्यों करेंगे, हालांकि बीच बीच में मैंने बता ही दिया कि क्यों है महत्वपूर्ण। अब UGC नेट JRF तो आप पास कर लेंगे, इसके बाद क्या। तो पहली बात तो ये है कि जो UGC की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अगर भारत के किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान, अर्थात जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबों में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए जो मिनिमम आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो होना चाहिए जिस भी विषय से है। एक बात हो गई। दूसरी बात, यदि आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, है ना, तो आप अगर नेट रहेंगे, JRF रहेंगे, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है। मैं अपनी बताऊं तो क्या होता है कि PhD के एडमिशन के जो प्रोसेस है अभी भारत में, उसमें ये होता है कि दो तरीके से एडमिशन्स होते हैं। पहला कि आप अगर नेट JRF हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, आप अपना एक टेंटेटिव रिसर्च टॉपिक बनाते हैं, उसको लेकर आप इंटरव्यू में जाते हैं, जिसको प्रपोजल कहते हैं। प्रपोजल लेकर जाते हैं और आप प्रपोजल को इंटरव्यू में प्रेजेंट करते हैं। अगर नेट JRF है तब आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, है ना। नेट JRF है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जाएंगे और इंटरव्यू देंगे। अगर आप इंटरव्यू में अच्छे ठीक ठाक आपने प्रेजेंटेशन दे दिया तो यू विल बी सेलेक्टेड एज PhD स्कॉलर, आप चुन लिए जाएंगे। ये है एग्जेम्प्टेड, उसको कहते हैं एग्जेम्प्टेड। यदि नेट JRF करते हैं तो डायरेक्ट आप PhD के लिए इंटरव्यू दे के जा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा रास्ता जो है, दूसरा रास्ता क्या होता है कि एक परीक्षा ली जाती है जिसको रेट कहते हैं, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, है ना। एक रेट की परीक्षा दी जाती है यदि आप PhD में। इसके लिए नेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अगर किसी भी विषय से, जैसे 83 मैंने विषय बोला, तो उन 83 में से किसी भी मास्टर बस किए हैं, नेट नहीं भी है, तो आप रेट का एग्जाम, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ये परीक्षा देकर आप PhD में नामांकन करा सकते हैं। लेकिन वही बात है, आपको किसी तरह का फेलोशिप नहीं मिलेगा और किसी तरीके से अब थोड़ा सा मुश्किल है। आपको तो नेट पास करना ही पड़ेगा अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो, है ना। आफ्टर हैविंग PhD, अगर PhD भी है, then also you will have to be eligible for नेट also, है ना। एलिजिबिलिटी आपको तो नेट का होना ही चाहिए, दैट इज मिनिमम एलिजिबिलिटी।
तो रेट के जरिए जाते हैं और एक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में एडमिशन होता है। तो ये यदि आपके पास नेट है तो आप या जेआरएफ है तो आपको आराम से क्या होगा, एडमिशन के लिए रास्ता खुल जाएगा। एक लाभ हो गया। फेलोशिप आपको बहुत अच्छा मिलता है अगर आप नेट जेआरएफ, जैसे मैंने बताया कि जेआरएफ है तो आपको ठीक ठाक 40,000 रुपये आसपास दे रहा है, कम है, तो उसके जरिए आप बढ़िया से अपने फेलोशिप, रिसर्च और अपना अध्यापन का काम कर सकते हैं। और कई कॉलेज जैसे रांची में ही हैं तो कई जगहों पर ऐसा भी है कि जेआरएफ के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको पर क्लास अभी कुछ बढ़ा दिया। मैंने कल ही परसों पेपर में देखा कि जो जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं तो संबंधित विषय से वो कक्षाएं ले सकते हैं। जो जैसे मेरा एजुकेशन है तो मुझे अगर क्लास लेनी हो तो बीएड एमएड में मैं अगर क्लास लूँगी तो पर क्लास उसने 600 का रखा है कि पर क्लास आपको 600 रुपये दिए जाएंगे। इस तरीके से भी जेआरएफ का एक लाभ है जो आराम से आप वो कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है कि एलिजिबिलिटी तो है ही भाई, आप बिना नेट जेआरएफ का आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हो ही नहीं सकते। दूसरी बात रिसर्च अपॉर्चुनिटी, अर्थात आप पीएचडी में इनरोल आपको अगर होना है तो उसके लिए आपको ये परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी और उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। जनरली क्या होता है, बहुत सारे जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उन सबों में भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलता है। तो उनमें भी जो जेआरएफ कैंडिडेट्स होते हैं उन सबों को डायरेक्ट सेलेक्ट किया जाता है। और अगर प्राइवेट संस्थानों में भी आप जाते हैं तो आपके पास या नेट या जेआरएफ होता है तो वो आराम से आपको हायर करते हैं और आप वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, आप आराम से 30 to 50 या फिर उससे भी अधिक सैलरी दी जाती है। डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, है ना, तो उस पर डिपेंड करता है। तो उस आधार पर आपको बहुत अच्छे से सैलरी भी मिलती है, बढ़िया मिलता है। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अभी आप प्राइवेट में भी जाएंगे तो आपके पास नेट जेआरएफ होगा तो यू विल गेट सम बोनस सैलरी, आपको अच्छा सैलरी मिलता है। जो नॉन नेट हैं या फिर जो ऐसे पढ़ा रहे हैं उनसे उनकी तुलना में आपको अच्छा सैलरी मिलता है। तो ये इसका अपॉर्चुनिटी है। और आप एक और चीज़ है कि आप क्या कर रखा है कि यूजीसी ने खुद अपने पोर्टल पर एक यूजीसी करके पोर्टल है, उसमें आप इनरोल कर रखते हैं और आप ये सूचना दे रखते हैं कि भाई मैं यूजीसी नेट जेआरएफ हूँ, तो वहाँ से भी आपको जॉब ऑफर्स आते हैं। रिसर्च फेलो का वहाँ पर भी ऑप्शन आता है तो वो भी आप कर सकते हैं, है ना। और कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलते हैं, अगर आप नेट जेआरएफ हैं तो एक बढ़िया फेलोशिप के जरिए आप उन रिसर्च को कंडक्ट मतलब कि परस्यू कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो परीक्षाएं ले जाती हैं, आप समझ गए होंगे कि उच्च शिक्षा में शोध तथा कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षकों प्रोफेसरों की नियुक्ति हेतु यह ली जाती है ना। तो कुल मिला के यह वीडियो थी। आप कि अगर कोई डाउट रह गई इस पूरी वीडियो के दौरान तो ज़रूर आप कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि कुछ ऐसा रह गया या फिर और कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करिए। और वीडियो कैसे लगी, आपको जानकारी कुछ नहीं मिली या नहीं मिली, ज़रूर बताइएगा। और मेरा एक बिल्कुल ये रहेगा, व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से आग्रह रहेगा कि बिल्कुल उच्च शिक्षा के नए नए जो संस्थान हैं, अच्छे अच्छे जो संस्थान हैं, उनको एक्सप्लोर करिए। और बीच में अभी एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें मैं यह बताने की कोशिश किया हूँ कि भारत में कौन कौन से ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और बेहतर एक्सपोजर आपको मिलेगा, जिसके ज़रिए आप अपनी उच्च शिक्षा को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं, बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे संस्थान हैं लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी रहते हैं लेकिन घर से बाहर नहीं जाने या फिर नहीं अपने घर से बाहर कैसे चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उतना दूर पढ़ने जाएगा, नहीं जाओगे भाई तो फिर यहीं कहते हैं ना कुआं का बेंग जैसा हो जाओगे। तो ज़रूरी है, तो उस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, है ना। तो बने रहिए। बाकी वीडियो के बारे में आपकी राय प्रतिक्रियाएँ अपेक्षित हैं। चलिए वीडियो के यहीं पर आज ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।